ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फॉर्मूलेज पर। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लेते हैं। फॉर्मूला पूरा अच्छे से बाय हार्ट हो जाएगा, उसके बाद जेई 2024 के क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, नीट के क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, उसको कर लेना, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूले भी लिमिटेड ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो यहाँ पर हमारे पास अगर वेवलेंथ दिया हुआ है क्या में, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, तो अगर ध्यान रखिए, अगर आपको ऑप्शन में एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, क्या में चाहिए, और आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, क्या में दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम में, तो आप लैम्डा को डायरेक्टली यहां पर एंगस्ट्रॉम में पुट कर दोगे। मतलब फॉर एग्जांपल लैम्डा बोला है कि 3000 एंगस्ट्रॉम है, कितना है, 3000 एंगस्ट्रॉम, तो आप 3000 डायरेक्ट पुट कर दो इस फॉर्मूले में। तो आपको जैसे मैं यहां पर अगर 3000 एंगस्ट्रॉम पुट करता हूं, है ना, एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो आपका जो एनर्जी आएगा वो डायरेक्टली काय में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए होगा और वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया गया है, तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। वैसे तो एच सी बाय लेमडा है, लेकिन ये एच सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 12400 अप्रोक्सीमेशन में, 12400 डिवाइडेड बाय लेमडा, और यूनिट क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब कि ये एंगस्ट्रॉम में पुट करेंगे तो एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कट हो जाएगा और ये बचेगा। इसका एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको भी आप ध्यान रखें, 12400 है ना, तो सिंगल जीरो भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे कब, जब लैम्डा आपको नैनोमीटर में दिया हो, क्या में दिया हो, नैनोमीटर में दिया हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ जाएगा इधर नैनोमीटर, ऐसा आ जाएगा। अंडरस्टूड? क्या बोला, याद रहेगा, क्या बोला, जल्दी से बोलो। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होगा, ई का फॉर्मूला क्या होगा, वैसे तो एच सी बाय लेमडा है, लेकिन आप अगर लेमडा एंगस्ट्रॉम में डायरेक्ट दिया हुआ और आपने को एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ऐसा उल्टा भी हो सकता है, लेमडा इधर करके ई इधर भी कर सकते हो आप, है ना, नहीं, तो इसमें अगर ई आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है और लेमडा एंगस्ट्रॉम में पूछ रहा है, तब भी यही वाला रिलेशन इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अगर आपको लेमडा नैनोमीटर में, मतलब नीचे ऑप्शन पढ़ रहे हो और लेमडा काय में निकाला हुआ है, नैनोमीटर में, और ई आपको जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। बस ये फॉर्मूला याद रखो, बहुत ही अच्छे से कहानी हो जाएगी अपनी। ठीक है, क्या फॉर्मूला बोलोगे बताओ, ई इज इक्वल टू 12400 डिवाइड बाय लैम्डा, 12400 कब, जब लैम्डा काय में हो, एंगस्ट्रॉम में हो, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम यूनिट याद रखो, और 124 सिंगल जीरो, एक ही जीरो रहेगा, डिवाइड बाय लैम्डा, ये कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, तो लैम्डा अगर नैनोमीटर में दिया है या लैम्डा नैनोमीटर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, याद रखो बहुत अच्छे से, इसको बाय हार्ट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लीनियर मोमेंटम और फोटोन का, इसमें रिलेशन क्या है बच्चों। देखो P इज इक्वल टू ई बाई सी कहां से आया पता है आपको, बोलो, मालूम है, नहीं, अच्छा, ई कौन है, एनर्जी ऑफ फोटोन है, तो फोटोन का अगर मुझे मोमेंटम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एच सी बाय लेमडा बोल सकते हो, एच न्यू भी बोल सकते हो। देखो यहां पर इन्होंने कैसे बोला, एच न्यू बाय लेमडा, समझ पा रहे हो। ठीक है, अब यहां देखो, और लेमडा की अगर मैं बात करूं, यहां से तो ये सी इधर आ गया, तो ये हो जाएगा ई बाय सी इज इक्वल टू एच बाय लेमडा, ऐसे बन सकता है, सी इधर आ गया तो एच बाय ई बाय सी इज इक्वल टू एच बाय लेमडा आ गया, सही बात है, ओके। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अब मुझे इसको पी के बराबर बताना है ना, ठीक है, चलो डिप्लॉय वेवलेंथ बताओ, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा एच बाई पी, पी आपका मोमेंटम है, बोलो समझ में आ गया। अब देखो एच बाय लेमडा ई बाई सी के बराबर है, और एच बाय लेमडा ऑल्सो इक्वल्स टू पी, तो मतलब मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होगा, आप ई बाय सी भी कर सकते हो, एच बाय लेमडा भी कर सकते हो, तो ये फॉर्मूला आप याद रखो। ई की जगह एच न्यू आ सकता है, समझ आ रहा है, और न्यू की जगह यहां से यहां सब्स्टिट्यूशन बताओ तो कैसे होगा पता है,
न्यू की जगह जब सी बाय लेमडा रखूंगा, सी सी कट हो जाएगा, एच बाय लेमडा आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। आया समझ में? तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखो, एनर्जी ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, इस पे सब सवाल आएगा। अच्छा, फोटोन कोई पार्टिकल है क्या? नहीं ना, तो इसका रेस्ट मास क्या होगा? जीरो रहेगा, तो ये भी याद रखना, ये भी रेस्ट मास फोटोन का क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, हाँ इसका लेकिन एनर्जी भी रहेगा और क्या रहेगा? मोमेंटम भी रहेगा। ठीक है। अच्छा, जब ये फोटोन मूव कर रहा होता है तो इसका इफेक्टिव मास होता है, रेस्ट मास जीरो है, रेस्ट मास क्या रहेगा इसका? जीरो। अभी ये जो कुछ अराउंड 6 स्लाइड है, बस इतना ही फॉर्मूला आपको करना है इसमें, और जो क्वेश्चन बता रहा हूं उतना प्रैक्टिस कर लो, आपका टॉपिक कवर हो गया ये। ठीक है। अच्छा, इधर पे आ जाओ। m इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर कहां से आया? आप चाहे तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, हाँ, और अदरवाइज आप लोग ने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर पढ़ा है ना? तो वहां से भी सी स्क्वायर यहां भेज दिया तो ई बाई सी स्क्वायर हो गया। आई बात समझ में? ओके। तो इसका जो इफेक्टिव मास होगा वो होगा ई बाई सी स्क्वायर, जो कि फर्दर अगर आप चाहें तो यहां पर ई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? एच सी बाय लेमडा लिख सकता हूं, सही बात है। एक सी से एक सी कट जाएगा, एच बाय सी लेमडा आ जाएगा। अच्छा, तो मास, इफेक्टिव मास और लेमडा में रिलेशन क्या हुआ? फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, ये बात तो पक्का है। ठीक है, अब जब ये मूव कर रहा होगा तो उसका जो इफेक्टिव मास रहता है उसका वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, ये बात आप ध्यान रखो। ज्यादा वेवलेंथ वाले का इफेक्टिव मास कम रहेगा, कम वेवलेंथ वाले का इफेक्टिव मास क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ पाए बात को? अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, क्या? पावर पर यूनिट एरिया, पावर, ये हो गया पावर पर यूनिट एरिया। तो आई का फॉर्मूला, ये आई मतलब यहां पर इंटेंसिटी है, हाँ, करंट नहीं है। आई मतलब यहां पर क्या है? इंटेंसिटी। तो पावर पर यूनिट एरिया हो गया। ठीक है। अच्छा, पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, याद आ रहा है? तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। तो P की जगह E बाई टी आ गया, मतलब I की जगह I इज इक्वल टू E बाई ए टी हो सकता है, या P बाई, तो बेसिक फॉर्मूला लेकिन P बाई ए याद रहना चाहिए आपको। कि इंटेंसिटी है क्या? पावर रेडिएटेड, ठीक है, पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में से कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम निकाल रहा है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितना निकाल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। हाँ। अच्छा, फर्दर, फर्दर इधर ध्यान देंगे। अच्छा, ये एनर्जी जब आप लाइट फॉल करती है या रेडिएट कर रहा है बाहर की तरफ, निकाल रहा है, तो एक फोटोन तो थोड़ी निकलता है, बहुत सारे फोटोन निकलते हैं। एक फोटोन अगर निकलता है उसका एनर्जी क्या होता है? एच न्यू। अगर ऐसे एन फोटोन निकले, कितने नंबर ऑफ फोटोन निकले? एन फोटॉन्स निकले, तो एनर्जी सबका कितना होगा? टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? एन इंटू एच न्यू, क्योंकि एक का एच न्यू होता है, तो एन फोटोन का कितना होगा? एन एच न्यू होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, नंबर ऑफ फोटोन है, ये टोटल नंबर ऑफ फोटोन है पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे। तो इसकी जगह पर एन बाई टी की जगह पर क्या लिख दिया? स्मॉल एन लिख दिया, तो एन एच न्यू बाई ए हो गया फॉर्मूला। तो ये कौन हो गया? स्मॉल एन कौन हो गया? नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। टाइम मिनट में दिया है तो पर मिनट में कितने फोटोन निकल रहे, सेकंड में दिया तो पर सेकंड में कितने निकल रहे। बात समझ पा रहे हो? ओके। तो अब यहां से एन का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? स्मॉल एन का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? ठीक है, तो मैं यहां आ जाता हूं, इसको रिलेट करता हूं मैं। एन एच न्यू आई इंटू ए, ओके ठीक है।
मुझे बताओ ये आई अगर इधर मल्टीप्लाई करता है तो आई ये इज इक्वल टू एन एच न्यू बना के नहीं बना? समझ पा रहे हो? अच्छा ये इधर पे मल्टीप्लाई आई इंटू ए इज इक्वल टू क्या आया? पावर ना। तो पी यानी पावर है, तो मतलब आई इंटू ए क्या हो जाएगा? पावर। अब यहां से स्मॉल एन का फॉर्मूला करूंगा तो इधर नीचे भेजना पड़ेगा ना, पी बाय एच न्यू, तो पावर अपॉन एच न्यू बन जाएगा, जिसमें फर्दर मैं न्यू की जगह पर सी बाय लेमडा पुट करूंगा, लेमडा ऊपर चला जाएगा, पी लंगड़ा बाय एच सी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा अब एच और सी कांस्टेंट वैल्यूज है ना, इसको रखेंगे, वन अपॉन सॉल्व करूंगा तो ये नंबर आएगा, तो ये नंबर आप याद रखिए एस आई में 5 × 10⁻²4 पी लंगड़ा, 5 × 10⁻24 पी लेमडा। तो आपका एन का नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये वाला फाइनल फॉर्मूला भी याद रखो, बेसिक्स भी याद रखो। क्या क्या बोला जल्दी से फटाफट बोल दो। ये पूरे पेज के पूरे फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। चलो जल्दी से 5 मिनट इसको टाइम दो और इसको बहुत अच्छे से याद कर लो। तो एक पेज अपना अभी एक स्लाइड हो गया, इसको समझा दिया, फटाफट फटाफट करो, ठीक है? एक दूसरे को पूछ भी लो, कंप्लीट हो जाए तुम्हारा जल्दी से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है बच्चों ये, इसमें हम लोग को क्या निकालना है? फोर्स और प्रेशर बात करना है, फोर्स और प्रेशर, तो रेडिएशन प्रेशर। तो एक आपका आएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा? एब्जॉर्बिंग सरफेस, ठीक है? तो इसके अंदर आपका मैंने पूरा सॉल्व करके नहीं बताया हुआ, डायरेक्टली बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं व्हेन रेडिएशन आर क्या बोल रहे हैं? फॉलिंग नॉर्मली ऑन अ परफेक्टली, नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली गिर रहा है, ठीक है? कुछ एंगल बना के नहीं, डायरेक्ट परपेंडिकुलरली, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आएगा रेडिएशन, गिरेगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा पूरा। तो आपको मालूम है ये केस में मोमेंटम डबल हो जाता है, नहीं मालूम है? ठीक है, तो यहां पर आपका एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2p/c। अब यहां पर p कौन है आपका? पावर है, पावर है, ठीक है? जो आप ऊपर पढ़ रहे थे ना अपन, पावर, वही वाला पावर है, ठीक है? तो अभी इसका डेरिवेशन सब अपने को उसमें दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला बात करेंगे, ठीक है? तो कितना आ जाएगा बताओ? ये आपका कौन है पता है? पी लैम्डा बाय एच सी कौन है पता है? नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, स्मॉल एन है, बराबर है। और 2h बाय लैम्डा, h बाय लैम्डा कौन होता है मालूम है? p मतलब स्मॉल p, स्मॉल p यानी लीनियर मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम आपका डबल हो जाएगा ना, गया? समझ में आ रहा है? तो जब आप चेंज बात करो, ये समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से डबल होता है? नहीं आता है आपको ये सब? ये देखो, ये आपका इनिशियल मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम जब बात करोगे आप, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना। अब इसका डायरेक्शन ये था तो ये पॉजिटिव है, ये रिवर्स आ गया तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो आप इसको क्या लिखोगे? माइनस एच बाय लैम्डा, फिर माइनस एच बाय लैम्डा, तो माइनस 2h बाय लैम्डा हो जाएगा, यानी क्या हो गया? मोमेंटम रिफ्लेक्टिंग सरफेस में डबल हो जाता है। तो इसलिए 2h बाय लैम्डा, नेगेटिव मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं अपन, तो 2h बाय लैम्डा, और इनटू ये आपका कौन हो गया? स्मॉल एन। तो आपका फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर? क्या आपको मालूम है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम है ना, अपॉन टाइम। नहीं, ऐसे आपके कितने फोटोन आए? n फोटोन आए। कितने फोटोन आए? तो फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो डेल पी बाई टी। अब ये n बाई टी, n फोटोन आए तो n इंटू एन कर देंगे, तो n बाई टी कौन हो गया? स्मॉल n हो गया, हो गया। तो ये समोसा p की जगह कौन आ जाएगा? डेल्टा p की जगह पर 2h बाय लैम्डा, और स्मॉल n की जगह पर कौन आ जाएगा? p लैम्डा बाय एच सी। अभी किया ना अपन ने, एच एच क्या हो जाएगा? कैंसिल, लंगड़ा लंगड़ा कैंसिल, 2p/c बच गया, खत्म। क्या बना फॉर्मूला बताओ? तो यहां पर p कौन है याद रखना, कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। p आपका कौन है? पावर, 2p/c, ठीक है?
आ जाओ बात करते हैं प्रेशर पर। अब देखो इधर पे ना प्रेशर को पी सिंबल नहीं दिया, तो कहां कहां कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। स्मॉल पी लिखा तो मोमेंटम ही है, कैपिटल पी पावर के लिए भी कैपिटल पी लिखते हैं, प्रेशर के लिए भी कैपिटल पी लिखते हैं, तो इसके लिए सिंबल मत दो, आप यहां पर प्रेशर लिखो वर्ड में, समझ आ रहा है, नहीं तो ये दोनों पी में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर मालूम है बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपने कितना निकाला बताओ, 2p बाय, तो फोर्स की जगह पर आया 2p बाय सी और ये अपॉन में एरिया। अच्छा आप बताओ पावर पर यूनिट एरिया कौन होता है, इंटेंसिटी, तो 2i बाय सी हो गया कि नहीं बताओ, कंप्लीट। अब आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स की बात करेगा 2p बाय सी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, और प्रेशर की बात करेगा 2i बाय सी, कंप्लीट। ठीक है, सेम चीज आपको काम आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी, किधर पे, ईएम वेव्स में भी काम आएगा ये, हाँ ठीक है। अच्छा इधर आ जाओ, व्हेन रेडिएशन आर फॉलिंग नॉर्मली ऑन अ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, तो ये जो सरफेस है वो क्या कर रहा है, जितना भी रेडिएशन आएगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मतलब रिफ्लेक्ट होने वाला कोई मोमेंटम होगा ही नहीं, तो चेंज इन मोमेंटम आपका एच बाय लेमडा ही रहेगा ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब मैं एफ का फॉर्मूला लिखूंगा, एफ का फॉर्मूला हमने बोला चेंज इन मोमेंटम इंटू स्मॉल एन पर यूनिट टाइम इंटू कैपिटल एन, एन बाई टी स्मॉल एन हो गया। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा आपको मालूम है, एच बाय, बोलो लैम्डा, चेंज इन मोमेंटम एच बाय लैम्डा, इंटू इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, पी लैम्डा बाय एच सी, एच एच कैंसिल, लंगड़ा लंगड़ा कैंसिल, ओनली पी बाई सी, तो उधर 2p बाई सी आ रहा था, इधर पे ओनली p बाई सी हो जाएगा, और सेम यहां पर 2i बाई सी आ रहा था, इधर पे ओनली क्या आ जाएगा, i बाई सी। समझ गए, तो आपको इतने फॉर्मूले याद करने हैं, अभी याद हो भी गया होगा, ठीक है, एक बार अच्छे से रिकॉल कर लो। पर फिर से रिपीट कर देता हूं, इंटेंसिटी और डिस्टेंस या करंट और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो जहां पर आप i1, ये जैसे i2 बाय i1 बोला है, तो यहां पर क्या किया, d1 बाय d2 का होल स्क्वायर, या अगर 1 बाय 2 बोलते हैं तो 2 बाय 1 यहां पर करना है होल स्क्वायर, याद रहेगा ये फॉर्मूला। अच्छा और यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है अपना, है ना, यहां पर आप सोर्स लगाओगे, फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ये जो एनर्जी आप दे रहे हो वो E इज इक्वल टू क्या है, एच न्यू है, और जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी है, फाई नॉट, इतना दिया इतना कंज्यूम हो गया, तो जो बचेगा दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके अंदर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा वो क्या रहेगा, के मैक्स। तो आप बताओ इक्वेशन क्या बनना चाहिए, इतना दिया इतना यूज हो गया बचाइए, तो जो बचा वो कैसे निकला, एच न्यू में से जब फाइंड आउट निकाल दिया। हाँ आया समझ में। अच्छा इसके लिए आपका एच न्यू हमेशा फाइंड आउट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना। अच्छा मैं फाइंड आउट की जगह अगर एच न्यू नॉट लिख दूं तो एच कॉमन आके न्यू माइनस न्यू नॉट होगा कि नहीं। अब मुझे बताओ जो के ई मैक्स है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए ना, नेगेटिव आ सकता है, पॉसिबल है नहीं, और काइनेटिक एनर्जी वैसे भी नेगेटिव नहीं होती। तो आप मुझे बताओ ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव रहेगा, इसमें ये तो कांस्टेंट है, ये वाला जो पार्ट है न्यू माइनस न्यू नॉट, पॉजिटिव बताने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे, ऐसे लिखना पड़ेगा, बोलो बोलो, हाँ माइनस न्यू नॉट को उधर भेजा तो मतलब न्यू यानी जो फोटोन का फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट कौन होता है, थ्रेशोल्ड, उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होएगा। अच्छा सर अगर आप बोलेंगे सर अगर बराबर हो गया तो ग्रेटर हो गया यहाँ, तो ठीक है, अगर मान लो दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए तो आंसर क्या आएगा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस केस में भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, निकल के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके पास जाने के लिए कोई एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो मतलब अगर मान लो 4.2 आपने दिया और इसको 4.2 यूज हो गया, तो जब बाहर निकला तो कुछ एनर्जी बचा नहीं। तो एमिशन के लिए क्या कंडीशन है, न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नहीं समझे बात को, एमिशन के लिए, एमिशन होके मूव करने के लिए ग्रेटर होना चाहिए,
लेकिन जस्ट एमिट के लिए तो यहां पर हम लोग बोलते हैं जब आपका के मैक्स जो है ना, याद रखो के मैक्स जब 0 आ जाए ना तो इलेक्ट्रॉन आर जस्ट एमिटेड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन आर जस्ट एमिटेड। और अगर के मैक्स आपका पॉजिटिव आ गया ना तो इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ है और इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद सम काइनेटिक एनर्जी। और अगर के मैक्स मान लो आप सॉल्व कर रहे हो और आंसर नेगेटिव आ गया तो नो एमिशन विल टेक प्लेस। नेगेटिव आ गया तो मतलब एमिशन ही नहीं हुआ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आया। यानी फॉर एग्जांपल इसको चाहिए था 4.2 और आपने दिया 4, तो 4 दिया तो आप 0.2 कम दिया आपने, तो इलेक्ट्रॉन बाहर थोड़ी आएगा। नहीं आया समझ में? हाँ बस, तो इक्वेशन अच्छे से याद रखो। अब इस पे जो है ना हम लोग ग्राफ वाली कहानी बात कर लेते हैं, ठीक है? चलो इधर ध्यान देंगे। ये बता चुका मैं, ये एक्सप्लेन कर चुका मैं। हाँ ये समझा कि नहीं समझा आपको? इट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज लेस देन न्यू नॉट, इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम आउट। अगर लेस देन रहेगा तो बाहर नहीं निकलेगा, ग्रेटर या बराबर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, याद रखना। ये ग्राफ क्या है? तो हम यहाँ पर 2 ग्राफ है। अगर मैं ये ग्राफ पहले भी हो चुका है, लेकिन अब यहां पर पूरा बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ। इधर पे लिया हम लोग ने के मैक्स या के मैक्स लिखा हुआ है, और यहां पर हमने लिया हुआ न्यू। ठीक है, अच्छा इक्वेशन बताओ क्या है? के मैक्स या के मैक्स इज इक्वल टू माइनस फाई नॉट ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से। हमने देखो इसको लिया हुआ है एक्स एक्सिस पर और इसको लिया है वाई एक्सिस पर, सही बात है? तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर मैं कंपेयर करूं, समझ पा रहे हो? मैं क्योंकि ये आपका सी ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो आप माइनस सी से भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब ये नेगेटिव आ रहा है, आपको मालूम है, देखो ये पॉजिटिव जब होता है तो ये वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ कट करेगा, और जब ये नेगेटिव होता है तो ये वाई एक्सिस में नेगेटिव की तरफ कट करेगा। ठीक है, तो आप इधर कंपेयर करके बताओ मेरा स्लोप कौन है? तो ये वाला जब के मैक्स और फ्रीक्वेंसी में आएगा तो याद रखिए आपका स्लोप कौन होगा, इस पे सवाल बन सकता है। के मैक्स और फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ होगा तो स्लोप आपका कौन होगा? एच होगा। कितने बजे आना था भाई? कुछ ना कुछ तेरे को रीजन रहता ही है। अभी बराबर आओ, अभी कितने दिन बच गए अपने? फॉर्मूले पूरे याद करते जा रहे हैं हम लोग, उसके बाद अभी जेई 2024 के क्वेश्चन कर लेंगे। नीट के जा, एक काम कर, वो भी कर ही ले, बाजू में मिलता है, लेके खा ले। अब बताओ ये समझ में आ रहा है कि आपको? तो स्लोप आपका किसके बराबर हो गया? एच के बराबर हो गया। स्लोप किसके बराबर हो गया? तो इसमें सवाल क्या आ सकता है? के मैक्स और अगर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है तो स्लोप क्या होगा? एच होगा। समझ आ रहा है? और ये देखो ये वाला ग्राफ आगे चल के यहां कट कर रहा है, तो ये आपका वाई इंटरसेप्ट हो गया। तो वाई इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, यानी सी किसके बराबर होगा? तो फाई नॉट के बराबर, माइनस इसलिए क्योंकि नीचे आ रहा है, तो फाई नॉट हो जाएगा। कुछ आई बात समझ में? सवाल समझ में आया ना? अच्छा, अगर दूसरा मटेरियल इस्तेमाल करता हूं, कोई दूसरा मेटल इस्तेमाल किया, उसका भी ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा ना। उसका फाई नॉट अलग रहेगा लेकिन उसका स्लोप वही रहने वाला है, तो दोनों का क्या सेम रहेगा? स्लोप सेम रहेगा, ये बात ध्यान रखना। तो मटेरियल लोगों भले ही चलेगा, क्योंकि स्लोप किसके बराबर आता है? एच, जो कि कांस्टेंट होता है ना भाई। एच तो कांस्टेंट है, तो स्लोप भी यहां पर क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। आई होप समझ में आ गया। अच्छा दूसरा आ जाओ इधर पे, सिमिलर ही ग्राफ है बच्चों, सिमिलर ग्राफ है, लेकिन यहां पर अब की बार वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर दिया। अब मुझे बताओ के मैक्स का फॉर्मूला आपके पास क्या है? नहीं, इसकी जगह पर मैं लिखूंगा तो ये इक्वेशन आपका ऐसे चेंज हो गया। अब इसको अगर कंपेयर करूं, क्योंकि मैंने ये वाला क्यों लिखा, क्योंकि वाई एक्सिस पर क्या लिया हुआ? वी नॉट, स्वैपिंग पोटेंशियल। तो इसको y इज इक्वल टू, क्योंकि वी नॉट करके दिया है तो मुझे ई नहीं चाहिए यहां पर, तो ई को यहां भेज देता हूं। वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू बाई ई माइनस फाई नॉट बाय ई। आगे इतना समझ में आ गया?
कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, तो आपको मालूम है स्लोप आपका h बाई ई हो गया आपकी बार, है ना, और आपका c जो है वो क्या होगा, फाई नॉट बाई ई, देखो फाई नॉट बाई ई करके लिखा हुआ है, अगर आप गौर से देखोगे तो खत्म। तो y इंटरसेप्ट पूछ सकता है क्या होगा, तो y इंटरसेप्ट डिफरेंट रहेगा पहली बात तो। इनका स्लोप क्या अभी भी सेम रहेगा, हाँ, h बाई ई, h बाई ई, हाँ, तो स्लोप ये रहेगा और कांस्टेंट रहेगा, दो अलग अलग मेटल के लिए। समझ गए, खत्म। अब स्लाइड को एकदम अच्छे से देख लो, इस पे भी सवाल आपको पूछता हूं, ठीक है, ये स्लाइड को एकदम अच्छे से देख लो और चलो आगे बढ़ जाए। चलो लास्ट स्लाइड, आखिरी स्लाइड, चलो। ये डिब्रॉय वेवलेंथ पे बहुत सवाल है। h बाई पी, डिब्रॉय वेवलेंथ याद है ना, h बाई पी फॉर्मूला है, p की जगह mv रख सकते हो, समझ पा रहे हो, और p की जगह क्या इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हम लोग अंडर रूट 2me रख सकते हैं, ये आपका कैनेटिक एनर्जी हो गया, समझे। ओके, इधर सुनो, मोमेंटम की जगह ये वाला फॉर्मूला पता है ना आपको कैसे आता है, कैनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से आता है, और एनर्जी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी भी लिख सकते हो। तो ये इतने सारे फॉर्मूले एक साथ हो गए लैम्डा के, समझ पा रहे हो। तो अगर एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी और लैम्डा में या मास में कोई रिलेशन आपको दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, समझ आ रहा है। मोमेंटम या मास और इसमें डायरेक्ट लैम्डा में रिलेशन दिया है तो ये वाले फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, कौन है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। चार्ज पार्टिकल कौन हो गया, जैसे अल्फा हो गया, तो बीटा बोले तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, है ना। तो और या तो प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन के लिए नहीं होगा, समझ आ रहा है। तो अगर उसने आपने बोला कि 50 वोल्ट से आपने उसको एक्सेलरेट किया तो आपको वी देगा, पोटेंशियल देगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा। क्यू आपको खुद से पता करना होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो ई आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ हाँ, और अगर क्या नाम है प्रोटॉन की बात कर रहा होगा तभी भी ई आ जाएगा सेम। अगर अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा होगा तो 2 ही आ जाएगा, यानी 3.2 × 10⁻⁹। समझ पा रहे हो ना। हाँ। मास, मास इलेक्ट्रॉन का मास बात कर रहा है तो एम ई आ जाएगा 9.1 × 10⁻31। प्रोटॉन की बात कर रहा है तो एमपी आ जाएगा 1.67 10⁻27 kg -27। और अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा है बच्चों 4 MP। वेरी गुड, कितना 4 MP होता है। क्यों, क्योंकि दो, हाँ गलत, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यानी 4 प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग बराबर होता है। तो डायरेक्टली हम लोग 2 MP + 2 Mn ना करते हुए 4 MP कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 4 MP कर देते हैं। समझ गए। हाँ, अच्छा एक और बताओ, मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन में कोई रिलेशन। बहुत आसान है ये नंबर। ये कुछ कितना टाइम्स होता है, बड़ा कौन है, एमपी बड़ा होता है, करीब करीब है, करीब करीब है। हाँ तो क्या, 18 दूनी 36, 36, 18 36 18 और उसका 2 1836 टाइम्स होता है। तो याद रखो मास ऑफ द प्रोटॉन कितना टाइम्स होता है, 1836। ये लिख लो, यहाँ नोट कर लेना यहाँ पर। हाँ, अब अपना किया हुआ है सब, नोट्स में अपन ने सब किया हुआ है। अच्छा अभी डिब्रॉय वेव, ये पूरा फॉर्मूला याद कर लो। क्या फॉर्मूला है भाई डिब्रॉय वेवलेंथ, h बाई पी, h बाई एम वी, ठीक है, h बाय √2m e, h बाय √2m q v हो गया। अच्छा इलेक्ट्रॉन के लिए खास फॉर्मूला याद रखना अपने को, यही वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। 12.27 एंगस्ट्रॉम √V, ये यूनिट दिया हुआ है। क्यों,
क्योंकि आप जब ये वी रखोगे तो काय में रखोगे, वोल्ट में रखोगे, तो उसका रूट वोल्ट कैंसिल हो जाएगा और लंगड़ा आपका काय में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। नहीं समझे? ये कैसे आया है, 2 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 ई, ये सॉल्व करके एच सॉल्व करके पूरा कितना है 12.27 एंगस्ट्रॉम, और रूट वी जब आप वोल्ट में रखोगे इसको, मतलब 50 वोल्ट, ट्वेल्व पॉइंट टू सेवन, याद करो इस फॉर्मूले को, इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला याद कर, 12.27, अरे तू जाना जल्दी, मुंह धो के आ तू पहला अपना काम, अपॉन अंडर रूट वोल्ट, अरे ये है ना, ये देखो ये सबको सॉल्व कर दिया अपन ने, अरे पगली, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पर एक यूनिट आएगा ना इसका, V का वोल्ट होता है, तो इसका यूनिट नीचे क्या आएगा, रूट वोल्ट आएगा ना, तो वो इसके साथ कैंसिल होगा। ये हमने क्यों लेकर आया कि जब आप इसको रखोगे ना तो इसका यूनिट रूट वोल्ट कैंसिल हो जाए और लंगड़ा आपका एंगस्ट्रॉम में आ जाए। अपनी मर्जी से नहीं किया हुआ है, सुनो, ये हमने ये यूनिट क्यों रखा है ऐसे, जब आप इधर पे पुट करोगे तो इसका ये काय में रखोगे, वोल्ट में पुट करोगे तो वो वोल्ट रूट वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो लंगड़ा आपको काय में मिलेगा, एंगस्ट्रॉम में। इससे पहले भी याद करो, लेमडा का फॉर्मूला हम लोग ने 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और साथ में क्या लिखा था, एंगस्ट्रॉम, नीचे लंगड़ा, तो लंगड़ा अगर एंगस्ट्रॉम में पुट करूंगा तो एंगस्ट्रॉम कट और आंसर है, सॉरी लेमडा नहीं ई, तो ई आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। कुछ याद आ रहा है समझ में, नैनोमीटर वाला भी था, 1240 वाला, हाँ चलो ठीक है। तो लेमडा और वी में वैसे रिलेशन क्या आ गया, चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल के लिए वी के साथ इनवर्स रिलेशन ही रहता है, समझ में आ रहा है, इधर पे भी सेम चार्ज पार्टिकल के लिए ऐसा रिलेशन आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये डिब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अनचार्ज पार्टिकल, जैसे न्यूट्रॉन कोई हो गया है ना, कोई भी अनचार्ज पार्टिकल है तो उसके लिए क्या होगा, तो अब सुनो, हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट 2m ई, है ना। आपको पता है अगर एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है ना, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल 3 ही होता है, तो 3 के लिए आपका कितना होता है, 3/2 की बेटी, याद आ रहा है, केबी कौन है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो आपका ये थू से थू कट जाएगा, 3m की बेटी आ जाएगा। और केबी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू किसी को याद है, याद कर लो, बोलो आलिया, हाँ केबी 10⁻², ये देखो क्या होता है, ये केबी कौन होता है मालूम है आपको, R/Na होता है, R आपका 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, है ना, और ये होता है 6.63 6.022 या 23, ये कटेगा तो 1.38 आएगा, ऊपर जाएगा -23 आएगा, और यूनिट इसका बनता है, यूनिट तो बता दो एटलीस्ट, जूल पर केल्विन, जूल केल्विन इनवर्स बोल या जूल पर केल्विन बोलना, बात तो सही है, नोट कर लो अच्छे से। तो ये चैप्टर के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए बच्चों, अब बस अपने को क्या करना है, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, तो आपका ये चैप्टर आपका नीट के लिए कंप्लीट हो गया, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो तुम लोग को नीट में क्वेश्चन आएगा इतने फॉर्मूले कर लो, और जो मैं जेई के क्वेश्चन बताऊंगा 2024 के, और नीट के क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, PYQ के नीट के मैंने PDF बना दिया ऑलरेडी, 49 क्वेश्चन है, 25 शुरुआत के आपको करने नीट के क्वेश्चन है वो, और बाकी के 24 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा यहाँ पर।
2024 के 24 क्वेश्चन जेई वाले। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला देख लो एकदम अच्छे से, बाय हार्ट कर लो बच्चों, सभी बच्चे। तो हमारा ये फॉर्मूला का सेशन कंप्लीट हुआ।